नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। आज अपन अध्ययन करेंगे रोकड़ प्रवाह विवरण किस प्रकार से तैयार किया जाता है, यानी प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। रोकड़ प्रवाह विवरण के जो फॉर्मेट प्रारूप मैंने पिछले वीडियो में अपन ने अध्ययन किया था कि किस प्रारूप के अंतर्गत प्रत्यक्ष मेथड और अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करने हेतु सामान्यतः जिन विवरण पत्रों एवं सूचनाओं की आवश्यकता होती हैं उनमें लेखांकन अवधि के प्रारंभ व अंत के चिट्ठे यानी कि बैलेंस शीट जो कि बिगनिंग ऑफ ईयर और एंडिंग ऑफ ईयर के अंतर्गत तैयार किया जाता है, तो वो बैलेंस शीट, चालू अवधि का लाभ हानि खाता एवं अन्य संबंधित सूचनाएं जैसे संपत्तियों का क्रय विक्रय इत्यादि शामिल हैं। इन विवरण पत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर लेखा अवधि के दौरान निर्धारित प्रारूप में परिचालन, विनियोजन तथा वित्तीय क्रियाओं से शुद्ध रोकड़ प्रवाह ज्ञात किया जाता है। नेट कैश फ्लो इससे ज्ञात किया जाता है और इस प्रकार प्राप्त शुद्ध रोकड़ प्रवाह रोकड़ व रोकड़ तुल्यों में शुद्ध वृद्धि या कमी के बराबर होता है। रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करने की प्रक्रिया को हम निम्नानुसार समझ सकते हैं। जैसे पहला, परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाहों की गणना, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना दो विधियों, प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि द्वारा की जा सकती हैं। प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत परिचालन आय से रोकड़ प्राप्तियों तथा परिचालन व्ययों के नगद भुगतान को व्यवस्थित करके रोकड़ प्रवाह विवरण में प्रस्तुत किया जाता है। रोकड़ प्राप्तियों एवं रोकड़ भुगतानों का अंतर परिचालन क्रियाओं से शुद्ध रोकड़ प्रवाह होता है। यह विधि वास्तव में रोकड़ आधार यानी कैश बेसिस पर लाभ हानि खाता है। प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत नगद विक्रय, देनदारों से प्राप्त राशि तथा परिचालन क्रियाओं से प्राप्त अन्य आय सकल रोकड़ प्राप्तियों के रूप में दर्शाई जाती हैं। इन प्राप्तियों में से लेनदारों व कर्मचारियों को किए गए भुगतान, जो नगद भुगतान है, नगद परिचालन व्यय, चुकाया गया आयकर इत्यादि को घटाकर परिचालन क्रियाओं से शुद्ध रोकड़ की गणना की जाते हैं। प्रत्यक्ष विधि में सभी गैर रोकड़ी व्यय मदें जैसे मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन, अदृश्य संपत्तियों का अपलेखन, राइट ऑफ इंटेंजिबल प्रॉपर्टी जैसे गुडविल इत्यादि, अंश निर्गमन व्यय, अंशों व ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा, प्रारंभिक व्यय इत्यादि को ध्यान में नहीं रखा जाता है। इसी प्रकार इस विधि के अंतर्गत विनियोगों एवं स्थायी संपत्तियों के विक्रय पर लाभ या हानि, प्राप्त ब्याज एवं लाभांश का समायोजन नहीं किया जाता है। प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना इस हेतु नगद विक्रय, नगद क्रय एवं नगद संचालन व्ययों की राशि की गणना हेतु निम्नलिखित प्रारूप प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे परिचालन क्रियाओं से रोकड़ की गणना, इसमें कैश रिसिप्ट्स फ्रॉम, कैश रिसिप्ट जहाँ से होते हैं, सेल्स से कमीशन एंड फीस, रॉयल्टी, इंटरेस्ट रिसीव्ड, और उसमें कैश पेमेंट जैसे परचेज, वेजेज, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स, इंटरेस्ट पेमेंट इत्यादि, और इनमें से पेमेंट माइनस करते हुए जो बैलेंस बचता है वो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार विक्रय से नगद राशि की गणना करने के लिए कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स एज गिवन इन P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो क्रेडिट सेल्स हैं वो, और उसमें से माइनस करते हैं डेटर्स एंड BR एट द एंड, लास्ट में जितने भी देनदार और जो बिल्स रिसीवेबल हैं उनको इसमें से माइनस करेंगे और उसमें ऐड करते हैं
डेटर्स एंड BR एट द बिगनिंग, जो स्टार्टिंग में डेटर्स देनदार और बिल्स रिसीवेबल हैं उनको जोड़ेंगे। और इस प्रकार से कैश जनरेटेड फ्रॉम क्रेडिट सेल्स, और जो कैश हमें प्राप्त होगा, जो बैलेंस आएगा, वो क्रेडिट सेल्स के रूप में माना जाएगा। और टोटल कैश फ्रॉम सेल्स, और फिर जो दोनों का योग है वो टोटल कैश फ्रॉम सेल्स माना जाता है। तो इस प्रकार से विक्रय से नगद राशि की गणना की जाती है। क्रय हेतु नगद राशि, जो भुगतान राशि है उसकी गणना की जाती है। इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज गिवन इन P&L अकाउंट, जो P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कॉस्ट दिया है जिससे जो माल का विक्रय किया गया, उसमें माइनस करते हैं ओपनिंग स्टॉक और ऐड करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, और वो टोटल परचेज कहलाते हैं। उसमें फिर ऐड करते हैं क्रेडिटर्स एंड BP एट द बिगनिंग, और माइनस करेंगे क्रेडिटर्स एंड BP एट द एंड, और इस प्रकार से टोटल कैश पेड फॉर परचेज का बैलेंस हमें ज्ञात होता है। नगद परिचालन व्ययों की गणना, कैलकुलेशन ऑफ कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। नगद परिचालन व्ययों की गणना के लिए जितने भी एक्सपेंसेस जो कि P&L अकाउंट में दिखाए गए हैं वो राशि, और उसमें ऐड जोड़ी जाती हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द बिगनिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द एंड, और इसमें से माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द एंड, प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द बिगनिंग, और इस प्रकार से जो बैलेंस आता है वो कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस। जैसे इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं, इलस्ट्रेशन, इसमें निम्नलिखित सूचना से परिचालन क्रियाओं से रोकड़ की गणना करनी है अपने को। तो इसमें इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे पहले फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इसमें दिया गया है। इसमें टोटल जो सेल्स हैं वो 5 लाख, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट है 2 लाख। इसमें से लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1 लाख, डेप्रिसिएशन 20,000 और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 5,000। तो ये माइनस करने पर जो नेट प्रॉफिट हुआ वो 75,000। अतिरिक्त जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है वो है प्रारंभिक और ये जो अंत में, डेटर्स 50,000 और लास्ट में 60,000, बिल्स रिसीवेबल 12,000 और 10,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000 और 6,000, इन्वेंट्रीज 70 और 80, क्रेडिटर्स 40 एंड 50, BP 15 और 5, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5 और 4। अब हम करेंगे सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो इसमें सबसे पहले कैश रिसीव्ड्स फ्रॉम सेल्स, हमें सेल्स से कितनी कैश प्राप्त हुई है। तो कैश वो है 4,92,000। इसके बाद इसमें से कैश पेमेंट जो हमें मिले हैं परचेज वो 3,10,000 और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1,02,000। इन दोनों की टोटल 4,12,000 माइनस करेंगे तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हमारे पास अमाउंट आता है 80,000। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के द्वारा ज्ञात हुई। अब इसके बाद वर्किंग नोट में हम देखते हैं कि किस प्रकार से कैलकुलेशन किया है कैश फ्रॉम सेल्स का, जो कि 4,92,000 है। तो उसमें जैसे सेल्स एज गिवन 5 लाख जो इसमें इनकम स्टेटमेंट में अपन को दिया है, इसमें से लेस किया डेटर्स एट द एंड, BR एट द एंड। तो लास्ट में जो डेटर्स थे वो कितने हैं 60,000 और बिल्स रिसीवेबल 10,000, तो 70,000। इसमें लेस करने पर 4,30,000। अब इसमें ऐड किया गया डेटर्स एट द बिगनिंग और बिल्स रिसीवेबल एट द बिगनिंग, तो 50,000 और 12,000 जो हमारे पास स्टार्टिंग में थे और 62,000। और इस प्रकार से जो कैश फ्रॉम सेल्स हमें प्राप्त हुई वो है 4,92,000। इसी तरह से कैलकुलेशन ऑफ कैश पेमेंट्स
फॉर परचेजेज। तो ये हमें ज्ञात किए। इसके लिए जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज गिवन 3 लाख, लेस ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 70,000, तो माइनस करने पर 2,30,000, उसमें ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक 80,000 और टोटल परचेज हो गई हमारे पास 3,10,000। उसमें से हमने ऐड किए क्रेडिटर्स एट द बिगनिंग बीपी एट द बिगनिंग 15,000 और 40,000, तो इस तरह से टोटल 55,000। तो ये हमारा जो कैलकुलेशन है ये कैश पेमेंट फॉर परचेज। फिर इसके बाद इसमें से हमने लेस किया क्रेडिटर्स एट द एंड और बीपी एट द एंड, तो 50,000 और 5,000, तो 3,65,000 माइनस 55,000, और इस प्रकार से 3,10,000 हमारे पास ये टोटल कैश पेड फॉर परचेज आते हैं। अब इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम कैलकुलेट करेंगे, और उसके अंतर्गत जैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में अपन ने देखा एक्सपेंसेस एज गिवन जो दिए हैं वो 1 लाख, और ऐड करेंगे इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द बिगनिंग, तो वो हैं 5,000 एंड 6,000। तो इस प्रकार से टोटल जो एक्सपेंसेस हैं 11,000। अब उस में अपन इनको ऐड किया तो 1,11,000। इसके बाद इसमें लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द एंड, प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द बिगनिंग, तो 4,000 और 5,000, और इस प्रकार से 9,000 इसमें से हम लेस करेंगे, तो कैश पेड फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे पास आते हैं 1,02,000। इसके बाद ये इसमें हमें सारे अमाउंट हमने कैलकुलेट कर लिए, और इसके आधार पर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं। अब नेक्स्ट इसमें एक जो ये हमें दिया गया है सारी सूचनाएं, उस पर सेकंड जो एक प्रत्यक्ष विधि द्वारा दिया गया है इलस्ट्रेशन, उसको भी हम इसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार से कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। इसमें ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है और ये अतिरिक्त सूचनाएं हैं, और इसके आधार पर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के विवरण को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये 2 विधियों से इस प्रकार का स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, और इसको किसी भी लेखांकन विधि में कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हुए कैश के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को ज्ञात किया जाता है।